नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। मैं सभी से मित्रों से माफ़ी चाहता हूँ कि 2 दिन मैं लगातार नहीं आ पाया क्योंकि मैं महाराष्ट्र के दौरे पे चल रहा था और इंटीरियर में था जहाँ वाई-फाई बहुत मुश्किल एक बार प्रयास भी किया, लेकिन फिर प्रोग्राम नहीं कर पाया। लेकिन आज वही महाराष्ट्र का रिपोर्ट लेके आपके सामने हूँ। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आपाधापी सभी दूर है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ एथिक्स कमेटी अलग मीटिंग ले रही है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, खबरें बहुत हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक खबर ये भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ है उस पीठ ने जो स्पीकर है महाराष्ट्र के, उन्हें अंतिम समय 31 दिसंबर दिया है। 16 एकनाथ शिंदे और बाकी जो लोग हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए और फिर जनवरी 31 तक उन्हें शरद पवार गुट पे भी निर्णय लेने के लिए बोला है। बड़े कड़े शब्दों में ये आखिरी अंतिम सहूलियत दी है स्पीकर को। लेकिन खबर सिर्फ 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं है। महाराष्ट्र जल रहा है और जल बुरी तरह से रहा है। सब दूर अराजकता की स्थिति है। नेता लोग घर में दुबके हुए हैं और रास्ते पे लोग हैं, बसें तोड़ी जा रही है। कई जिलों में वातावरण इतना कठिन है कि कर्फ्यू जैसा माहौल है। मामला मराठा आरक्षण को लेके है। एक तरफ जहां सरकार खरीद फोक खोके बोके ये सब चल रहे थे, विधायकों को भगाया जा रहा था, पार्टियां तोड़ी जा रही थी। दूसरे ओर एक जो मराठा समाज है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी पुरानी जनगणना के हिसाब से आज 32% पॉपुलेशन मराठों की है। उस मराठा समाज में गिने चुने मराठे छोड़ दिए तो ज्यादातर इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है और वो बार बार अपने रिजर्वेशन की बात मानते हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि हमेशा मराठे लोग ही महाराष्ट्र पे सत्ता पे काबिज रहे, चाहे पवार रहे, चाहे चौहान रहे, चाहे वसंतदादा पाटिल रहे। सभी लोग एक स्टैंड आया था कि जहाँ 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, एक जोशी जी बहुत कम समय के लिए, उसके बाद फिर नारायण राणे आगे, वो भी मराठा। फिर फडणवीस ने 5 साल निकाले, वो पहले 5 साल नॉन मराठा मुख्यमंत्री रहे। शिंदे कुछ दिनों के लिए रहे, लेकिन फिर उनकी जगह फिर पृथ्वीराज चौहान आ गए। कुल मिलाकर कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जिला परिषद हो, सब दूर मराठों की अपनी सत्ता है। तो वैसा देखा जाए तो फिर मराठों को रिजर्वेशन क्यों चाहिए? लेकिन ये सत्ता गिने चुने घरानों में है। बाकी लोग इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड है कि उनकी स्थिति दयनीय है। तो बाय एंड लार्ज मराठवाड़ा जो निजाम से टूट के जो एरिया आया था, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड़, नगर, ये तमाम क्षेत्र पिछड़ा भी है, मराठे भी हैं। विदर्भ में भी कुछ तादाद में मराठे हैं, वो भी पिछड़ा क्षेत्र है। खानदेश, जलगांव में भी मराठे हैं। जो संपन्न मराठे ज्यादातर दिखाई देते हैं, वो आपको पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे से लेके पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, ये 3-4 जिले छोड़े तो बाकी पश्चिम महाराष्ट्र के जिले में भी सोलापुर हो गया, उस्मानाबाद हो गया, वहां पर भी आपको तो उस्मानाबाद तो वहां आएगा मराठवाड़ा में, लेकिन वो पूरा बेल्ट जो है फिर वो इकोनॉमिक बैकवर्ड और स्ट्रगलिंग मराठों का दिखेगा। तो जब इधर सरकारें बदल रही थी, सरकारें आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, कोर्ट कचहरी हो रही थी, तब संभाजीनगर, जिसे औरंगाबाद का नया नाम है मराठवाड़ा का, वहां के एक छोटे गांव, मतलब यदि मैं ये कहूं कि वो गांव आपको मैप पे दिखेगा भी नहीं, अंतरावली सारथी गांव है, पुराने औरंगाबाद जिसको आज संभाजीनगर कहते हैं, उससे कुछ किलोमीटर दूर। वहां एक मनोज जरांगे पाटिल नाम का व्यक्ति अनशन पे बैठ गया और उसने कहा कि मराठों के लिए अनशन सरकारें बदलती है, आती है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए है, लेकिन मराठों को आरक्षण देने की हर सरकार बात करती है लेकिन दे नहीं पा रही। पृथ्वीराज चौहान ने जब मुख्यमंत्री थे 16% आरक्षण दिया था मराठों, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया क्योंकि महाराष्ट्र में अभी यदि मैं आरक्षण की बात करूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आरक्षण है उसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट को 15,
शेड्यूल ट्राइब को 7.5, ओबीसी को 27% है। और महाराष्ट्र में अपने 2% उन्होंने एसबीसी को दिया, सोशली बैकवर्ड को, 3% विनमुक्त भटकी जाति नॉर्मडिक ट्राइब्स को दिया, जो एक जगह पे नहीं रुकती। उसमें भी ए बी सी डी कैटेगरी है। ए कैटेगरी को 3%, बी कैटेगरी को 2.5%, 3.5% धनगर को दिया है और 2% बंजारा कम्युनिटी को दिया है, जिन्हें बंजारा भी कहते हैं इस साइड पे। तो कुल मिला के अब महाराष्ट्र में 58% के आसपास आरक्षण है। वो वही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो 50% का है उसको क्रॉस करते हुए नजर आता है। ऐसे में 16% जब एक्स्ट्रा और मराठों को दिया गया तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। उसके बाद जो भी सरकार आती है वो मराठों को आरक्षण देने की बात करती है। जो विपक्ष में होते हैं वो पूरे जोरों शोरों से कहते हैं कि हम सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। इन सत्ताधीशों के खेल में जब मराठे पीस रहे थे तो ये मनोज जरांगे पाटिल, यकीन मानिएगा, ये सरपंच नहीं, किसी राजनीतिक दल से इसका संबंध नहीं था। एक ग्रामीण क्षेत्र का युवक जिसका अपना परिवार है, बच्चे हैं, उसने सोचा कि और किसी के भरोसे नहीं, मैं अनशन करूंगा। और जब वो अनशन पे बैठा, उसकी अनशन की बात सुन के आसपास के 10-15 गांव के लोग इकट्ठा हो गए और देखते देखते मजमा लग गए। अब उसी क्षेत्र में, मराठवाड़ा में, आपकी सरकार, आपके द्वारा एक कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार बना रही है, जहां दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं और वहां बताते हैं कि हम राज्य में ही और केंद्र की क्या क्या योजनाएं हैं। उनको ये प्रोग्राम मराठवाड़ा में करना था, लेकिन उन्हें लगा कि ये जो मराठा आरक्षण है इनको बंद कर देना चाहिए। तो जो आरक्षण 29 अगस्त को शांत रूप से चल रहा था, 1 सितंबर को उस आरक्षण को निपटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो लाठीचार्ज ज्यादा वायलेंट हो गया, उसमें गोलियां भी चली, कुछ 1-2 लोग मर भी गए और कुछ लोग जख्मी हुए, बर्बरता से मारा गया। और जैसे ही ये खबर महाराष्ट्र में पहुंची, महाराष्ट्र का पूरा मराठवाड़ा का और पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ का मराठा उठ के खड़ा हो गया और देखते देखते पूरे प्रदेश में आग लग गई। लाखों की तादाद में रैलियां होने लगी और मनोज जरांगे पाटिल ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्राउड पुलर, यानी जिसके रैली में 2-4 लाख लोग यूं ही आ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। दबी जुबान में लोग ये भी कहते हैं कि इसमें शरद पवार का भी पीछे से पूरा समर्थन है। यही कारण है कि सारे मराठे शरद पवार को अपना नेता मानते हैं, तो वो उनके साथ है। कुल मिला के वर्तमान सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है कि वो रिजर्वेशन दे तो कैसा दे, क्योंकि वर्तमान सरकार के जो मुखिया है, भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो अपने आप को मुखिया समझते हो, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उद्धव ठाकरे के समय कहा था और उसके वीडियो लगातार मार्केट में घूम रहे हैं कि आरक्षण तो राज्य सरकार के हाथ में है देने का, इस सरकार की नीयत नहीं, यदि मैं सरकार में आता हूं तो आपको यूं 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण दे। उसके बाद दूसरा वीडियो उनका आया मार्केट में, वो कहता है जब एकनाथ शिंदे को उन्होंने मराठा मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने कहा कि मैं बाहर से समर्थन देंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि अब एकनाथ शिंदे स्वयं मराठा है, मुख्यमंत्री बने हैं, तो जल्द ही मराठों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर ये भी सरकार में आ गए और मराठों को रिजर्वेशन देने के मामले में अब ये कह रहे हैं कि अब केंद्र देगा, केंद्र से मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर जब आप विपक्ष में थे तो आप ये कैसे कह रहे थे कि ये सरकार, राज्य सरकार दे सकती है और मैं सत्ता में आया तो 1 सप्ताह के अंदर दूंगा। ये तमाम बातों से मराठे ठगे हुए महसूस करने लगे। और फिर उसके बाद जब जरांगे का अनशन चलने लगा, सरकार की तरफ से कमिटियां गई, बहुत समझाइश हुई और सरकार ने कहा कि आप हमको 1 दिन के अंदर नहीं, आप हमको थोड़ा तो समय चाहिए। जरांगे तब तक समझ चुके थे, मनोज जरांगे, कि ये रिजर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय में नीचे गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने नया पेतरा खोला। उन्होंने कहा कि मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए, उन्हें कुणबी माना जाए। अब ये कुणबी क्या है? कुणबी एक कास्ट है महाराष्ट्र में जो 7% है और जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, उसमें कुणबी सबसे बड़ी कास्ट है।
वैसे तो ओबीसी के अंदर महाराष्ट्र में 400 जातियां हैं, लेकिन कुणबी रूलिंग जात है। ये वही सोशल इंजीनियरिंग है ओबीसी का, जो बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में ले आया था। जब महाराष्ट्र बीजेपी को लगा ओबीसी हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने बावनकुळे, जिस उम्मीदवार को उन्होंने विधानसभा का टिकट देने लायक नहीं समझा, उसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया चंद्रकांत पाटिल की जगह, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल मराठे है और बावनकुळे ओबीसी है। ये ओबीसी की महानता है। ओबीसी जिसके हाथ में है, वो मराठवाड़ा विदर्भ का पूरा बेल्ट स्वीप करता है। तो मनोज जरांगे पाटिल ने तय कर लिया कि हमें मराठों को कुणबी माना जाए, और उन्होंने कुछ दाखले दिए कि ब्रिटिश काल में ये कई जगह रेखांकित है कि मराठे और कुणबी एक है। जो खेती करते हैं वो कुणबी है, जो युद्ध करते हैं वो मराठे है, लेकिन एक ही जात मानी जाती है। निजाम के कई गैजेट्स में भी मराठवाड़ा में कुणबी और मराठे एक बताए गए। उसका सहारा लेते हुए लगातार मनोज जरांगे पाटिल कुणबी सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट सरकार दे पाएगी, या देना चाहती है? सरकार की नीयत क्या है? ऐसे में जब सरकार ने कहा कि हाँ, हम सोच रहे हैं, एक कमेटी बनाई है, हमको कुछ समय चाहिए, तो ओबीसी में से जो कुणबी है, वो हथियार लेके रास्ते पे उतर गए। उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू की कि भाई, इन मराठों को, जो 32% मराठे हैं, ये हम में मत ला दो, क्योंकि जैसे ही ये 32% क्राउड कुणबी बन जाएगा, तो हमारे ओबीसी का जो 27% हमको रिजर्वेशन मिलता है, जो हम आपस में बांट लेते हैं, उसमें एक 32% पॉपुलेशन वाला बड़ा शेयर होल्डर आ जाएगा। हमारी तो 7% पॉपुलेशन है कुणबियों की। लेकिन यदि मराठे कुणबी बन जाते हैं, तो ये 32 और 7 39% यदि महाराष्ट्र की जनसंख्या सिर्फ ओबीसी में चली जाएगी, फिर ओबीसी का रिजर्वेशन का बंटवारा कितना होगा? तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? कुणबी मराठों को आने देना नहीं चाहते, मराठे अपने आप को कुणबी बनाना चाहते हैं। इन सब लड़ाई में सरकार मौन बैठी है। मनोज जरांगे ने सरकार को कहा था कि मैं तुम्हें 40 दिन का, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और कहा कि आप 30 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, मैं 40 दिन की मोहलत दे रहा हूं। मुझे कमेटी नहीं चाहिए, मुझे सर्वे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो रिजर्वेशन चाहिए, और वो भी ओबीसी के तहत कुणबी सर्टिफिकेट के साथ, और सारे मराठों को कुणबी माना जाए। ये मेरी डिमांड है। सिलेक्टिव नहीं कि मराठवाड़ा के 2 जिले के होंगे, इस जिले के नहीं होंगे, ऐसा नहीं। सरसकट जितने हैं मराठे, वो सब कुणबी घोषित किए जाए और 27% के रिजर्वेशन के हकदार बने। सरकार 1 महीना होने के बाद भी कमेटी में उलझी रही, केंद्र की चक्कर मारती रही। केंद्रीय नेताओं को इस आंदोलन की शायद तपिश इतनी समझ में नहीं आई, या लगी नहीं। वो अपने 5 राज्यों के चुनाव में मस्त थे। 40 दिन के अल्टीमेटम के बाद, जो निर्धारित समय समाप्त होने के बाद, मनोज जरांगे फिर अनशन पे बैठे, और दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। जैसी जैसी उनकी तबीयत खराब हो रही है, वैसे वैसे आंदोलनकारी हिंसक हो रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी, जो अजित पवार गुट के जो एमएलए थे, मजलगांव के, सोलन के, इनके घर पे आग लगाने का प्रयास किया, इनका कार्यालय जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई, इनकी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन पे हमले हुए, वहां मजलगांव की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे हमले हुए। उसके बाद बीड़ जिले का जो गेवराई का जो एमएलए है, विधायक लक्ष्मण पवार, जो बीजेपी का है, उसने तो इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि मराठा समाज ने तमाम मराठा नेताओं को, एमएलए और एमपीज को ये कहा कि आप, यदि ये सरकार हमें नहीं दे पा रही रिजर्वेशन, तो आप अपने पद से इस्तीफा देके हमारे साथ आइए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी अपना इस्तीफा दिया है बीजेपी के। कुल मिला के इस्तीफे की फौज लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री आज यवतमाल जिले में उसी कार्यक्रम में थे, आपकी सरकार आपके द्वार। वहां पे भी 5 जिलों की पुलिस झोंक दी गई थी सिक्योरिटी के नाम से।
लेकिन मराठा आंदोलनकारियों ने वहां पर भी हंगामा कर दिया। कुल मिला के ये रिजर्वेशन इन्हीं नेताओं की देन है। मराठा समाज को जो विपक्ष में होते हैं, वो रिजर्वेशन के लिए हुसकाते हैं, और जब एक दिन वो सत्ता पक्ष में आते हैं, तो फिर यही मराठा नेता जब उन्हीं नेताओं को कहते हैं कि कल तक तो आप हमारे साथ थे, हमें रिजर्वेशन 1 सप्ताह में देने की बात कर रहे थे, अब आप सत्ता में आए हैं, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं? ऐसे में जवाब नहीं। देवेंद्र फडणवीस के पास जवाब नहीं। जो देवेंद्र फडणवीस मजे ले लेकर मराठों को हुँसका रहे थे, आज लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहे हैं। सारे बीजेपी के एमएलए एमपीज़, जितने भी राष्ट्रवादी के अजित पवार के गुट के एमएलए एमपीज़ हैं, शिंदे गुट के जो एमएलए एमपीज़ हैं, जो सत्ता में हैं, वो अपनी जान-माल की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ये मराठा आंदोलन कहाँ टर्न हो गया किसी को पता नहीं। यदि कल मनोज जरांगे को कुछ हो जाता है, तो उसके बाद महाराष्ट्र की जो स्थिति होगी, वो मणिपुर जैसी होगी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही नेता होंगे जो लगातार सत्ता में रहने के लिए मेंढकों के जैसे इधर से उधर कूदते रहते हैं। लगातार सभी राजनीतिक दल हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जरांगे ने अपना अनशन वापस लेना चाहिए। आज कुछ विपक्षी दल कल अ, राज्यपाल से मिले, उन्हें कहा कि कैसा भी करके ये कुणबी वाला सर्टिफिकेट यदि आप दे दोगे तो अच्छा होगा। सबको लगता है कि 32 प्रतिशत मराठों को खुश कर लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी को उस 7% कुणबियों की भी पड़ी हुई है। 27% लोग जो है, 27% यानी जो 32% छोड़ने के बाद और दलित छोड़ने के बाद बाकी बचा हुआ जो ओबीसी सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें 400 जातियां हैं, कुणबी की अपनी सब 11 सब कास्ट है, ये सारे फिर सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। फिर 32 विरुद्ध 68, ये मुकाबला ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बार जो अनशन पे बैठे और जिसने नेतृत्व किया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। जिसने नेतृत्व किया, वो कोई घरंदाज नेता नहीं, कोई खानदानी नेता नहीं, एक गरीब किसान है, जिसके पास 10 एकड़ से कम जमीन है, जिसको भाषण देना नहीं आता। बस वो अकेला चलता गया और कारवां बनता गया, और आज जहां मनोज जरांगे है, वहां कम से कम 4-5 लाख लोगों की भीड़ कॉमन है। ये महाराष्ट्र का जलता हुआ वृत्तांत मैंने आँखों से देखा है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस पे विश्लेषण करूँ। चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, बाकी पार्लियामेंट पे तो हम रोज़ बोलते ही हैं, सरकारों पे तो हम रोज़ बोलते ही हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जहाँ उत्तर प्रदेश के बाद 48 लोकसभा सीटें आती हैं, उन 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 40 से ज़्यादा सीटें पिछली बार मिली थी। यदि वर्तमान में जो सरकार अलग-अलग पार्टियों में तोड़-फोड़ की, इसलिए महाराष्ट्र की जनता वैसे बीजेपी के खिलाफ है। और यदि उसको तड़का लगता है मराठा आंदोलन का, तो हो सकता है बीजेपी को शून्य पे महाराष्ट्र से शून्य के साथ ही विदाई होगी। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।